नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर बदायूं से है, जहां पे सुबह करीब 5:20 पर बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले की प्राइवेट बस के बाराती है, जिसमें से एक 14 साल का बच्चा शामिल है, तो वही करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। इस हादसे में रोडवेज ड्राइवर और सहित 2 लोग भी घायल हुए हैं। दरअसल जनपद कासगंज के बारात नगला भमा जनपद शाहजहांपुर के बरकला गांव में हुई थी, जो कि सुबह गदे की बाद सब जनपद कासगंज लौट रही थी। और वही घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया जा रहा है। वहीं 4 गंभीर घायलों को बरेली रेफर किया गया है। मृतकों के परिजनों करोड़ों के बुरा हाल है। और यह हादसा उज्झानी कोतवाली क्षेत्र के बरेली मथुरा हाईवे पर हुआ है। कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र के गांव नगला भमा निवासी प्रेमपाल के बेटे राजवीर के शनिवार को शाहजहांपुर के बरहकला बारात गई थी। और सुबह करीब आज 4:20 पर बारात की बस बारातियों को लेकर वापस लौट रही थी। उज्झानी कोतवाली क्षेत्र के बरेली मथुरा नेशनल हाईवे 5:20 पर भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में रोडवेज बदायूं डिपो की बस निजी बस से टकरा गई। हादसे में कासगंज के ईसेपुर निवासी योगेश 32 वर्ष के पुत्र संजय, वहीं बीबी सलेमपुर निवासी सोनू 21 वर्ष के बताए जा रहे हैं। और अशोक उज्झानी कोतवाली के कचला के वार्ड नंबर 5 के रहने वाले किशन 14 पुत्र रमेश की मौत हो गई है। इसी के साथ कासगंज की जीतू पुत्र मुनीश, वासुपुत्र रमेश, सुरेश, मुरारी लाल, अभिषेक, मुन्ना लाल, सत्यवीर, निछरपाल, राम सुशील समेत 12 लोग घायल हुए हैं। शादी हो रही थी, कहाँ जा रहे थे, क्या हादसा हुआ है? हमारे भाई की शादी 12 से हो रही थी। कासगंज से बारात गई थी और वापसी सुबह 4, 4:15 बजे चली और 5:20 पर उज्जैनी के बीच में हादसा हो गया। क्या क्या कौन कौन लोग एक्सपायर हुए, किस तरीके से हादसा हुआ? हादसा आमने सामने टक्कर हुई और 3 लोग खत्म हो एक्सपायर हो चुके हैं। 5-8 लोग घायल हैं। कैसे और सुबह तड़के हादसा किस तरीके से हो गया, क्या क्या घटना हुई थी? घटना क्या, आमने सामने ही हो गई बराबर। क्रॉस कर रहे थे क्या? नहीं, साइड से जा रही थी, अपनी साइड ही गाड़ी। हाँ, हाँ, इसलिए। तो रोडवेज कहाँ से आ रही थी? रोड दिल्ली से आ रही थी और आपकी बस? हमारी बस बदायूं से आ रही थी। कासगंज तरफ जा रही थी। हाँ, कितने लोग बस में सवार थे? लगभग बस में 80 लोग बैठते हैं। अच्छा, हाँ, छोटे बड़े सब। कौन कौन उसमें मृतक हो गया है? मृतक एक हमारा मेरा भाई है, एक हमारी बहन का जेठौत है, एक हमारा भतीजा है। अच्छा, हाँ 3 लोग खत्म हुए। हाँ, 3 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। कितने लोग घायल हैं? 8 लोग घायल हैं। 8-10 लोग बरेली रेफर करते हैं। बरेली पहुंचा दिए। कब ज्यादा गंभीर हालत है लोग। कहाँ से लौट रही थी? नगला भम्मा से बारात गई थी, बारिकला गई थी। बारिकला से सुबह 4:20 पे वहां से निकली थी। उसके बाद यहाँ पर आके नौशेरा के उज्जैनी के बीच में एक्सीडेंट हुआ। कौन कौन उसमें एक्सपायर हुआ है? उसमें एक हमारा भतीजा, एक हमारा फूफा का लड़का है और एक हमारे पापा की मौसी बहन। अच्छा, काय के बीच में हादसा हुआ? एक प्राइवेट जो हमारी बसी बारातियों की और एक रोडवेज बस। तो आपके भाई की शादी थी? मेरे भाई की शादी। किस तरीके से सुबह हादसा हुआ, कुछ जानकारी? अब जानकारी में तो जो लोग होंगे उनको पता होगा, मैं तो अपने वहीं था। अच्छा, मैं आमने सामने टक्कर हुई? हाँ, आमने सामने टक्कर हुई। क्या नाम है आपका? राम कुमार सर, कहाँ के रहने वाले हैं? नगला भम्मा। अच्छा, ये क्या मामला है जो इतना बड़ा सड़क हादसा हुआ है? ऐसा सर यह हुआ था, जैसे हमारे चचेरे भाई की शादी थी, उसमें से बारिकला बारात गई थी। वहाँ से वापसी में लौटते हुए यानी के पास में ये एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, किससे हुआ एक्सीडेंट? ये सरकारी रोडवेज थी, UP 78 कुछ नंबर है उसका, वो नंबर हमारे पास है, फोन में व्हाट्सअप है उसका। और उसके बाद जो 3 सदस्य हैं उनमें से वो खत्म हो चुके हैं। और कौन कौन खत्म हुए हैं? उसमें मृतक हमारा एक भतीजा है क्या नाम? कुमार, हाँ, और एक फतेरा भाई है सोनू, हाँ, और एक हमारे भूपा जी हैं योगेश। अच्छा। अच्छा, ये घायल कितने लोग हैं? घायल इसमें सर का कहते 5-6 लोग हैं घायल। घायल 12 लोग बता रहे डॉक्टर साहब। 12-13 लोग हैं उसमें से। अच्छा, कुछ के सिर में चोट है, किसी के पैर में, हाथ में। तो ये कै बजे का है हादसा? ये हादसा 5:15 बजे करीब का था। अच्छा अच्छा। आशा बता रही जब रास्ते में आ रहे थे
तो अचानक ब्रेक मारे थे वो सामने ने, तो ये आगे कुछ का ध्यान नहीं है मेरा, नाक लगी उसमें सीट में आके, तो मुझे कुछ याद नहीं रहा। हाँ, बारात कहाँ से आ रही थी? बारात आ रही है इधर से 12 कला से। और कहाँ जा रहे थे आप लोग? बामन नगला। किसकी शादी थी? चाचा की। चाचा के बेटे की? नहीं, चाचा की। अच्छा, हाँ। शादी कल थी? हाँ। आपका नाम क्या है? जीतू। कितने लोग खत्म हो गए आपको पता चला कुछ? इस मुझे तो नहीं पता है। अच्छा, कितने लोग थे बस में सवार? बस में तो कम से कम काफी लोग हैं। हाँ। तो रोडवेज बस में और प्राइवेट बस में? हाँ। और मुझे क्या नाम है आपका? संजय कहाँ के रहने वाले हो? ये सब ये क्या मामला है जो इतना बड़ा सड़क हादसा हुआ है? जो बारात वापसी आ रही, बारात में गए, हाँ। वापसी होते हुए इधर से रोडवेज गई, तो बात एक्सीडेंट रहेगा। अच्छा, ये हुआ कहाँ पे है? जो झंझे बाबू है, उजहानी के पास? झंझे मेडिकल के सामने ही कहूँगा। अच्छा, ये जो है कितने लोग खत्म हुए हैं इसमें? 3 लोग खत्म हैं, और घायल कितने लोग हैं? और घायल की तो गिनती ना है हमें। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ से कौन खत्म हुआ है? हमारा लड़का है योगेश। योगेश। अच्छा। अब उधर खबर बिलग्राम से, जहां पे कोतवाली के नौ प्रभारी विजय कुमार ने रात्रि चौपाल अपराध नियंत्रण पर जोर दिया। बिलग्राम कोतवाली के नौ प्रभारी विजय कुमार द्वारा सर्दियों की मौसम पर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों का अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ऊपर कोटा, बता दें कि कोट चौराहा तथा क्षेत्रांतर्गत गाँव में ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल के दौरान सड़क सुरक्षा मिशन शक्ति, साइबर अपराध से बचाव, गाँव में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, सीसीटीवी कैमरे की समुचित प्रकाश व्यवस्था के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही आगामी प्रधानी चुनाव के मद्देनजर असामाजिक तत्वों के नजर रखने, संदिग्ध गतिविधियों के तत्काल सूचना पुलिस को देने की अपील की गई। नौ प्रभारी विजय कुमार ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण तभी संभव हो जब पुलिस और जनता मिलकर कार्य करे। उन्होंने ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों को सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर वसीम, एडवोकेट अशरफ खान और गुड्डू, जीनू अंसारी, अपूर सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। खबर चंदौली अलीनगर से है, जहां पे थाना क्षेत्र के कोरी गांव में समीप रिंग रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आमने सामने टैंकर और पिकअप की टक्कर में पिकअप का चालक केबिन के फंस गया। पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से चालक को बाहर निकालकर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। झांसी के चित्रकूट निवासी शत्रुघ्न सिंह पिकअप के मुजफ्फरनगरपुर से प्लाईवुड लादकर बनारसी जा रहे थे। वहीं अलीनगर निवासी चालक डब्लू चौहान आजमगढ़ से तेल खरीदकर कादेकी कराकर वापस डिपो अलीनगर आ रहे थे। जैसे ही दोनों कोरी गाँव के समीप रिंग रोड के ओवरब्रिज पर पहुंचे, आमने सामने टक्कर हो गई और वही अपराधी की इस हादसे में पिकअप का चालक केबिन के फंस गया, जबकि टैंकर चालक और खलासी शिव कुमार 35 वर्ष जो बताए जा रहे हैं आंशिक रूप से चोटिल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिकअप को केबिन में फंसे चालक को जेसीबी मशीन से सहयोग से बाहर निकालकर तीनों के इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। टैंकर के चालक और खलासी के आंशिक चोट होने के इलाज कर छोड़ दिया गया है। और इस संबंध में सीओ अनिल कुमार पांडे बताया कि पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में कराया जा रहा है। इस हादसे ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा और वाहनों की गति को पूरी तरह से नियंत्रण आवश्यकता को उजागर किया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग सुरक्षा उपाय को बढ़ाया जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे को रोका जा सके। खबर महोबा से, जहां पे लाखों की लागत की बन रही सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल। जी हां, कहते कि हाथ लगाते ही उखड़ रही सड़क की परतें। ननोरा से उरवारा मार्ग पर मामला है। अब ग्रामीण ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो दिखाया है। वो ठेकेदार पर घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया गया है। खबर अलीगढ़ से, जहां पे शहर और देहात ग्रामीण की जनता की दूर जाएगी पशु पालकों को बेहतर सुविधा। जनपद अलीगढ़ खैर रोड नादा पुलिद सरवद हॉस्पिटल के पास शहर और देहात के ग्रामीण में एक नई सुविधा आपको दें कि पैथोलॉजी पशु और केंद्र पर डॉक्टर तरुण त्रिवेदी पशुपालक के लिए सुविधा दी गई है और पैथोलॉजी भी उपलब्ध है, जिसमें कई प्रकार की जाँच भी
जाएगी, जिनमें से शहर और ग्रामीणों की अच्छी पहल दी जाएगी। पशुओं और इलाज के अच्छा दिया जाएगा। जनपद अलीगढ़ शहर ग्रामीण पशुओं को अच्छा इलाज मुहैया कराने लिए डॉक्टर तरुण त्रिवेदी ने मीडिया प्रेस वार्ता के व्यक्त किया है। कुछ लोगों का कहना है कि पशुओं के इलाज के लिए देहात में झोला छाप इलाज पशुओं का नहीं कर पाते, जिसमें डॉक्टर तरुण त्रिवेदी द्वारा पशुओं का इलाज संभव हो पाएगा। कदर की पशुओं की देखभाल समय पर किया जाएगा और घर घर पर भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ये जो आपने जो सेंटर डाला है वेटनरी सिटी क्लिनिक एंड पैथोलॉजी, तो आज इसका उद्घाटन है अलीगढ़ में खैर रोड पर, तो किस उपलक्ष्य में ये आपने सेंटर डाला है? सर ये पेट पहले ना मतलब हमारे यहाँ अलीगढ़ शहर में काफ़ी पेट्स क्लिनिक हैं, परंतु इस साइड जो नादा चौराहे की तरफ जिससे काफ़ी गोंडा रोड, मथुरा रोड, खैर रोड कनेक्ट होते हैं, इस तरफ कोई भी पेट क्लिनिक नहीं था। इस असुविधा को देखते हुए और दूसरा सबसे बड़ी सुविधा जो असुविधा थी पशुपालकों के साथ लैब की बड़ी समस्या थी, उनके पास कोई जांच केंद्र नहीं था। इस नाते मैंने पहले प्राथमिकता तो मैंने लैब यहाँ खोलने की सोची, लेकिन साथ में केवल एक बिजनेस से अच्छा है कि मल्टीपर्पज़ काम का आपको करना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ मैंने पेट शॉप, पेट क्लिनिक और ये लैब का काम स्टार्ट किया। तो इसमें जो ह्यूमन भी जाँचें होंगी इस लैब में? नहीं, मैं वेटनरी पशु चिकित्सक हूँ, वेटनेरियन हूँ। इसमें ह्यूमन की कोई जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे पास जो लैब मतलब CBC मशीन है या KFT, LFT, बायोकेमिस्ट्री है, इनमें सब सॉफ्टवेयर जो 4-6 एनिमल होते हैं, कैटल, बफेलो, डॉग, कैट, पिग और पोल्ट्री, यही रहते हैं। तो उसमें क्या क्या सुविधा दी जाएंगी यहाँ पर? सर इसमें CBC ब्लड की सारी जाँच होंगी, इसमें पेशाब, यूरिन टेस्ट सारे होंगे, गोबर का टेस्ट होगा, फीकल सैंपल हम कलेक्शन करेंगे, स्किन डिजीज होगी तो स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट होंगे, ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करेंगे, ये सभी जांच हमारे यहाँ उपलब्ध रहेंगी। तो आज जैसे उद्घाटन हो रहा है तो क्या क्या विशेषताएं रहेंगी यहाँ? यह हमारे यहाँ फुल मतलब इवनिंग टाइम में OPD ट्रीटमेंट रहेगा, वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग ये सुविधाएं, पैथोलॉजी लैब और इन फ्यूचर हम अल्ट्रासाउंड और एक्सरे तक भी जाएंगे। तो कुछ ऑफर भी रखे हैं आप लोगों ने? अभी इस विचार में मैंने ऐसा, मेरा फर्स्ट टाइम है मेरा, तो मैंने ऐसा, मेरी मार्केट भी नहीं है देखी मैंने, क्योंकि मैं पहले से 1962 पशु सेवा पे काम करता रहा हूँ, तो मैं तो फ्री वाली सेवा ही करता रहा हूँ, तो मुझे अभी मार्केट का ऐसा कोई तजुर्बा नहीं है तो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा कोई फ्री ऑफर नहीं है और ना ही ऐसा कोई बहुत हाई चार्जेस है। मिनिमल चार्जेस मैंने पशुपालकों के, मतलब मेरा जो मेन कस्टमर या कहूँ या कैंडिडेट कहूँ, मैं पशुपालकों की तरफ देखता हूँ कि वो बहुत हाईली चार्ज नहीं कर सकते हैं और उनको हाईली चार्ज किया जाता है। आप अच्छी से अच्छी सुविधा देने की कोशिश? हाँ, अच्छी सुविधा। दो ही चीज़ मेरे को, मेरे प्रोफेसर जो कॉलेज में, वेटनरी कॉलेज में हैं, उन लोगों का मेरे पास मार्गदर्शन है और उन लोगों ने कहा है कि हमारी मतलब दो उद्देश्यों के साथ, एक तो हाई क्रेडिबिलिटी रहनी चाहिए, क्योंकि जांचें तो बहुत करते हैं और कई बार क्या करते हैं लोग खोल देते हैं और किसी भी एक लैब असिस्टेंट को बिठा के उसको प्रिंट निकालते रहते हैं, मल्टी काम करते रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि क्रेडिबिलिटी के साथ आपको जाना चाहिए और बहुत मिनिमल चार्जेस रखने चाहिए, क्योंकि हमारे पशुपालक इतने हाई चार्जेस नहीं कर सकते। ये आपका जो हॉस्पिटल है इस समय कहाँ खुला है? ये नादा चौराहा है, खेरेश्वर मंदिर के पास एक नादा चौराहा है, खैर बाईपास इस रोड को बोलते हैं, और ये सर्वोदय हॉस्पिटल के जस्ट बगल में है और उज्जीवन बैंक के जस्ट सामने है। आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 98 37 02 06 08। तो अलीगढ़ में जो अलीगढ़ की जो जनता है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा कहने का, जो पशुपालक हैं या जो पेट ओनर्स हैं, मेरा उनसे यही आग्रह है कि आप हमारी क्लिनिक पे आएँ, हमारी सर्विस एक्सेप्ट करें और अगर संतुष्ट हों तो हमको लगातार आशीर्वाद देते रहें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर तरुण त्रिवेदी। पशुपालकों की सेवा। आज आपके क्लिनिक का एक उद्घाटन हो रहा है खैर बाईपास रोड पर सर्वोदय हॉस्पिटल के पास में, तो आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा देना चाह रहे हैं, अच्छा हो जाए, बढ़िया चले।
तो जो अलीगढ़ की जो जनता है, जैसे पेट क्लिनिक रामगढ़ रोड पर काफ़ी हैं, काफ़ी सेंटर हैं, वहाँ पर मरीजों को जो पेट ऑनर हैं उनको उनके साथ वसूली की जाती है, उनके साथ पैसा काफ़ी अच्छा लिया जाता है वहाँ। तो जिस तरीके से जैसे आपने जो क्लिनिक डाला है, तो आप यहाँ किस तरीके से सुविधा देना चाहेंगे? अच्छी सुविधा देने चाहेंगे, अच्छा हो जाए, पशु आए वो सही हो जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि आज इस क्लिनिक का उद्घाटन है और डॉक्टर साहब से ये कहना चाहेंगे कि कम से कम चार्जेस के साथ जो पशु ऑनर हैं उनको उनका इलाज करने की अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दें, कम से कम शुल्क के साथ दें। लेकिन कुछ पेट ऑनर्स तो ऐसे होते हैं जो अफोर्ड कर जाते हैं, लेकिन कुछ जो गांव देहात से हैं बेचारे वो उतना ज़्यादा पैसा नहीं पेड कर सकते, ताकि कम से कम शुल्क में अच्छे से अच्छी चिकित्सा देना इनका कार्य हो। और मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। आज जैसे आपने वेटनरी सिटी क्लिनिक एंड पैथोलॉजी डाला है यहाँ खैर रोड पर जी, तो आप यहाँ जो पेट ऑनर हैं उनको क्या क्या सुविधाएं देंगे आप? जी, सबसे पहले क्या होता है, पूरे अलीगढ़ में पहले कोई पैथोलॉजी लैब नहीं है एनिमल्स के लिए, तो हम लोगों ने यही सोचते हुए कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो डायग्नोसिस होती है। और डायग्नोसिस के लिए हमने सबसे पहले हमारे दिमाग में यही था कि हम पहले पैथोलॉजी का खोलेंगे, और जब डायग्नोसिस अच्छी होगी तो हम अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएंगे, क्योंकि बिना डायग्नोसिस के कोई मतलब नहीं है, कैसा भी ट्रीटमेंट कर लें सही नहीं होता है। जैसे जनपद अलीगढ़ में काफ़ी जो पेट क्लिनिक हैं वहाँ हाई फाई जो चार्जेस हैं, जैसे मैंने देखा है ओपीडी जो फीस है 1500 रुपये है, तो आपके यहाँ कितना चार्ज लगेगा मिनिमम? नहीं, हमने मिनिमल चार्ज रखा है। हमने अपनी ओपीडी की फ़ीस 300 रुपये रखी है अभी, और हमने अपने डायग्नोसिस के लिए 500 रुपये फीस रखी है, जिसमें सीबीसी और हम हीमोप्रोटोजोन के लिए हमने ये फीस रखी है। तो जैसे कि अगर किसी का जैसे पेट जो डॉग्स है ज़्यादा उसकी कंडीशन ज़्यादा डैमेज है, तो होम के लिए भी कलेक्शन होगा? बिल्कुल, हमारे यहाँ होम विजिट भी अवेलेबल है, हम प्रॉपर अच्छी तरीके से होम विजिट भी देंगे। और अगर किसी को जैसे आने में किसी पेट ओनर्स को दिक्कत होती है तो हम अपना लड़का भेजेंगे सैंपल के लिए, वो सैंपल लेके आएगा, देन उसके बाद हम अपने यहाँ से रिपोर्ट करके फिर हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसके लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर जारी किया है? जी, क्या कॉन्टैक्ट नंबर हमने जारी किया है 92 86 82 0608। एक बार दोबारा बताएंगे? 92 86 82 0608। तो ये होम विजिट के लिए किया गया है जी। तो आपका जैसे क्लिनिक अभी आपने डाला है, तो ये कहाँ, इसका जो सेंटर का जो एड्रेस है बताएंगे? ये नादा चौराहे और ये सरबोड़े हॉस्पिटल के पास में। तो अलीगढ़ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अलीगढ़ की जनता के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम अपनी तरफ से अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे पेट ओनर्स खुश रहें और उनका पेट एकदम स्वस्थ रहेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर गौरव है। खबर शाहजहांपुर से, जहां पे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अवनिकेश्वरानंद स्वामी सरस्वती से जुड़े मामले को लेकर कहा है कि सरकार षड्यंत्र के तहत उन्हें और उन्हें शिष्यों को झूठे मामले में फंसाना चाहती है। शंकराचार्य स्वामी अवनिकेश्वरानंद सरस्वती जी का झूठे मामले फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। ये सनातन धर्म का अपमान है और वो हम सबके लिए भगवान स्वरूप है। सरकार उनके शिष्यों को भी गलत मुकदमे में फंसा रही है और ये पूरे देश और सनातन धर्म का अपमान है। वहीं अवगत के एआई समिट के गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर एक जापानी डॉग को अपना डॉग बताने के कथित मामले पर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस कृत्य से पूरी दुनिया में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर अजय राय ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस के साथ खड़ी है। उन्होंने यूथ कांग्रेस को अर्धनग्न प्रदर्शन कर समर्थन करते हुए कहा कि यह सरकार नीतियों के खिलाफ विरोध का प्रतीक है। यूथ कांग्रेस से कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को उन्होंने गलत करार दिया है। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर सवाल उठाते हुए अजय राय ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन ना तो प्रदेश में उद्योग लग रहे हैं और ना ही युवाओं का रोजगार मिल रहा है। अत्याचार अन्याय हो रहा है। शंकराचार्य हम सबके पूजनीय हैं और ये सरकार स्वामी अवनिकेश्वरानंद जी का और उनके जो शिष्य हैं उनको
ये सरकार गलत तरीके से फंसा रही है, गलत मुकदमे करा रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये पूरे सनातन का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है, क्योंकि शंकराचार्य हमारे पूज्य होते हैं और वो भगवान स्वरूप हैं। उनके ऊपर आरोप लगाना मैं समझता हूँ कि ये पूरे सनातनियों का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है। तौर से हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। इनके झूठी चीज़ों को, जो चाइना का जो रोबोट डॉग दिखाया अपना बताकर गलगोटिया ने, उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया भाजपा ने, सरकार ने क्या कार्रवाई किया? इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से वो पोषित है और जानबूझकर ये भाजपा के लोगों के द्वारा ही ये कहकर कि चाइना का रोबोट डॉग ये गलगोटिया ने दिखाया अपना बताकर, इससे देश का अपमान हुआ, देश के वैज्ञानिकों का अपमान हुआ। और जाकर यूथ कांग्रेस के लोगों ने जो सच्चाई दिखाई है वो निश्चित तौर से पूरी तरीके से सही कार्य किया है और हम लोग उनका पूरा समर्थन करते हैं। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों को ये प्रताड़ित कर रही है। हमारे झांसी के यूथ कांग्रेस के बच्चे को उठाया गया, अभी ललितपुर के बच्चे को उठाया गया और तमाम निर्दोष लोगों को, यूथ कांग्रेस के लोगों को घर से उठाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। हम सब लोग कांग्रेस के लोग पूरी तरीके से उनके साथ हैं और अत्याचार अन्याय बंद करे सरकार और सही बात इस देश की जनता के सामने लाए। केवल भ्रमित करना और लोगों को ठगना ये बंद करें मोदी जी। राहुल गांधी इस देश के नेता हैं। 140 करोड़ के लोग अपना नेता राहुल जी को मानते हैं। गरीब आदमी, किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, पुरुष, सबकी बात करने वाले राहुल गांधी जी हैं। और अपमान तब हुआ जब चाइना के रोबोट डॉग को दिखाया, उस समय अपमान नहीं हुआ। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का अपमान हुआ, वैज्ञानिकों का अपमान हुआ। उसके लिए मोदी जी देशवासियों से माफी मांगे। पूरे देश के अंदर आज इन्होंने नफरत की बात फैला दी। राहुल गांधी जी कल गए थे भिवंडी कोर्ट में, वहां पर काला झंडा दिखाया भाजपा के लोगों ने और हमारे 3 मुस्लिम भाइयों की इस पवित्र रमजान महीने में उनको मारा जा रहा है। ये क्या है? ये नफरत की राजनीति, आरएसएस की नफरत की राजनीति है। ये पूरी तरीके से नफरत फैला रहे हैं और लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बनारस के अंदर दाल मंडी को तोड़ रहे हैं, माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ दी मणिकर्णिका घाट पे। ये नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए और कांग्रेस के लोग निश्चित तौर से, हमारे नेता ने जो कहा है कि मोहब्बत की दुकान, हमारे कांग्रेस के नेता आज उन तीनों मुस्लिम भाइयों से मिलेंगे और जाकर उनको अपना प्यार और मोहब्बत की बात उनसे करेंगे। ये लोग भ्रष्टाचार में युक्त हैं। अभी सांसद जम्मू कश्मीर का यहाँ कर शाहजहाँपुर में पैसा खर्चा कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त हैं। अभी कर्नाटक में एक विधायक, भाजपा का विधायक घूस लेते हुए पकड़ा गया है। पहली बार मैंने सुना है कि विधायक पैसा ले रहा है कर्नाटक में। अभी आज लोकायुक्त ने पकड़ा है, वो 5 लाख की 6 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया। भाजपा के लोगों का यही चरित्र है, यही इनका चेहरा है। इसका स्टैंड क्लियर है कि ये पहले हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़ाया, पहले भाई बंधु हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात की। अब हिंदू भाइयों में यही मोदी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, ये बटोगे तो कटोगे। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अब हिंदू भाइयों में भी आपस में लड़ाने का काम किया। समय का जो नियम था, यूजीसी का जो हमारा कांग्रेस का नियम था, उसमें कहीं भी कोई विवाद था, कहीं कोई झगड़े थे? ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने आपस में भाई भाई को बांटना, पहले हिंदू मुसलमान भाइयों को बांटने का प्रयास किया, जो नहीं कर पाए। इस देश की एकता, अखंडता मजबूती के साथ खड़ी है गंगा जमुनी तहजीब, और आज हिंदू भाइयों में भी लड़ाने का काम किया। कांग्रेस के समय का जो नियम था उसमें सबको एक समानता थी, सबको प्यार था, सब एक दूसरे के साथ खड़े थे। ये देश सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये बौद्ध का है, ये जैन का है, सबका देश है। इस देश में सबको समानता है, सबको प्यार मोहब्बत है। सीएम जापान जा रहे हैं, क्या लगा? मजे लेने जा रहे हैं। अभी इनके मंत्री भी गए थे, काफ़ी मंत्री गए थे जो मजे लेकर 15 करोड़ रुपया खर्चा कर आए। काफ़ी मंत्री गए थे, नंदगोपाल नंदी गए थे, सुरेश खन्ना गए थे, घूम आए विदेश। क्या कारखाना लगा है बताओ शाहजहाँपुर में? जितने कारखाने लगे थे वो बंदी कगार पे, लोग बता रहे थे, अभी सब बंद हो रहे हैं। ये केवल और केवल चुनाव आ रहा है, जनता को भ्रमित करेंगे और जनता को ठगने का काम करेंगे। जो कारखाने चल रहे हैं, चीनी मिल का भुगतान नहीं, चीनी मिल भुगतान नहीं कर रही, गन्ना का भुगतान नहीं हो रहा, सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ बंद होने जा रही हैं, सब अडानी को देते जा रहे हैं, सब गुजरात को देते जा रहे हैं। सारा काम कौन कर रहा है? अब यही पता लगा लेना, शाहजहाँपुर में जितने भी बड़े काम होंगे सब गुजरात के ठेकेदारों के पास होंगे। चाहे वो नगर निगम का काम होगा, चाहे वो स्मार्ट सिटी का काम होगा, चाहे घर घर नल जल योजना भी होगी, सब गुजरात के लोगों के पास होगी। शाहजहाँपुर के लोग और यूपी के लोगों का उसमें योगदान नहीं।
अत्याचार अन्याय हो रहा है। शंकराचार्य हम सबके पूजनीय हैं और ये सरकार स्वामी अमृतोषानंद जी का और उनके जो शिष्य हैं उनको ये सरकार गलत तरीके से फंसा रही है, गलत मुकदमे करा रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये पूरे सनातन का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है, क्योंकि शंकराचार्य हमारे पूज्य होते हैं और वो भगवान स्वरूप हैं। उनके ऊपर आरोप लगाना मैं समझता हूँ कि ये पूरे सनातनियों का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है। तौर से हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। इनके झूठी चीज़ों को, जो चाइना का जो मथुरा के आपको बता दें कि डैम्पियर नगर के पंचजन्य प्रेक्षागृह में सभागार में रविवार को बृहद विधिक सहायता और सेवा शिविर का आयोजन किया गया और ये आयोजन उच्च न्यायालय इलाहाबाद, राष्ट्रीय विधायक सेवा प्राधिकरण की नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में किया गया, जिसमें जिला जज विकास कुमार, जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार द्वारा कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। वहीं जिला अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजना के बारे में जानकारी दी गई तथा न्यायालय के संबंधित मुकदमे के बारे में कार्यक्रम को लोगों को बताया गया। कार्यक्रम विभाग के द्वारा स्टॉल लगाई गई, जिनका अनावरण जिला जज तथा जिलाधिकारी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया तथा जिला आपको बता दें कि जिसने कहा कि इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए हैं वो विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो और वही चंद्र प्रकाश सिंह जिला अधिकारी ने ये बात कही है। कुछ उद्देश्य है इस आयोजन का? आज नालसा के तत्वाधान में संपूर्ण भारतवर्ष में मेगा लीगल कैंप का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य आम जन तक विधिक सेवा, विधिक सहायता प्रदान करना। विधिक सेवा के अंतर्गत जो प्रशासन की जो लाभकारी योजनाएं हैं, जैसे अभी आपने देखा पुलिस विभाग से संबंधित, बेसिक शिक्षा से संबंधित, विद्युत विभाग से संबंधित, श्रम विभाग से, सामाजिक कल्याण विभाग से और आरटीओ से संबंधित, और उन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना, जिससे कि आम जनता को उसके बारे में पता चल सके और आम जन उसका लाभ उठा सके। हम इसके साथ साथ ही विधिक सेवा, विधिक सहायता का भी के लिए भी ये कैंप आयोजित किया गया है। इसमें वो सभी व्यक्ति जो अपनी सहायता करने में असमर्थ हैं, जिनके विधिक सहायता करने में असमर्थ है, जिनके पास जो है गरीबी के अभाव में या ज्ञान के अभाव में कोई अपना एडवोकेट अपॉइंट नहीं कर पाते, तो वो डीएलएस से हमारा जो है उसमें विधिक सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य आम जन में विधिक सहायता प्रदान करना और उनको लोक कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उसको आम जन तक पहुंचाना, इसका उद्देश्य है। आमतौर पर भी लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमें अगर अपनी शिकायत कहाँ करनी है और इसका निस्तारण उसी के लिए ये इस कैंप का आयोजन किया गया कि जिससे कि लोगों को इसका पता चल सके कि हमारे अधिकार क्या हैं, हम कहाँ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कहाँ से हम बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। उसी के लिए इसका आयोजन किया गया, जिससे कि आम लोगों को इसके बारे में पता चल सके और वो अपनी शिकायतें वहाँ दर्ज करा सके, अपनी समस्या जो कल्याणकारी योजना है उसका लाभ उठा सके। पब्लिकली अवेयरनेस के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? उसी के लिए तो है ये आयोजन। हाँ, अपील के तौर पे हमने जब जैसे अभी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई इसका प्रचार प्रसार जो है यहाँ तो है ही है कैंप में, इसके अलावा आम जन में भी इसका जो प्रचार प्रसार जो करना चाहिए, जिससे कि इसका फ़ायदा लोग उठा सकें। थैंक यू। का आयोजन किया है, क्या कुछ कहेंगे शिविर को लेकर? देखिए, आज मथुरा में पंचजन्य प्रेक्षागृह में जिला विधिक साक्षरता दिवस की ये सेमिनार वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसके अध्यक्ष जिला जज साहब होते हैं और सचिव सिविल जज साहिबा होती हैं। मैं और एसएसपी साहब ने प्रतिभाग किया। पूरे जनपद से, हर गांव से यहाँ प्रतिभागी आए हैं और सारे विभागों ने अपनी अपनी योजनाओं को यहाँ लोगों के बीच में रखा है। एक नागरिक के रूप में जागरूक होना और ये जानना कि जो हमारे जीवन की छोटी छोटी समस्याएं हैं विभागों से, उनका निराकरण कैसे हो सकता है, वो लोगों को आज यहाँ समझाया गया है। दो तरीके की एड होती है, मान लीजिए मुकदमा हो गया तो वकील चाहिए, तो लीगल एड हो गई, लेकिन तमाम योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो वेलफेयर डिपार्टमेंट की हों, सोशल वेलफेयर की हों, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हों, जिससे गाँव में विकास के कार्य होते हैं, उन सब की जानकारी भी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। या हम नागरिक हैं, नागरिक के रूप में हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं या क्या क्या चीज़ें हमको सरकार मुहैया करा रही है, उसी के संबंध में ये सेमिनार आज आयोजित किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी प्रतिभागी आए वो स्वयं लाभान्वित होंगे। जब यहाँ से लौट के जाएंगे तो आप जिनसे उनकी चर्चा होगी उनको भी इसके बारे में बताएंगे और ये बहुत ही सफल कार्यक्रम है।
खबर सीतापुर से, जहां पे तहसील प्रशासन की टीम के द्वारा खड़ी फसल पर जुताई करने के विरोध में किसानों के साथ विधायक ने किया प्रदर्शन। प्रशासन की कार्यशैली के विरोध में भाजपा विधायक मनीष रावत धर्म समर्थन के धरने पर बैठे। वहीं आगामी दिनों में किसान की बेटी की होने वाली शादी। एक दिन पूर्व एसडीएम सिधौली सहित तहसील प्रशासन ने की थी फसल पर जुताई करने की कार्रवाई। तहसील प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। जनपद के सिधौली तहसील क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? ठाकुरदीन। तो यू खेत आप जो है बोटाई भी लिए रहो? हाँ, बटाई ले बटाई भी लिए रहो। तो यू बताओ इसमें का बोए रहो? गेहूँ बोए रहा। गेहूँ बोए रहो और लाही रहा है थोड़े। कै बीघा रहा है? 7 बीघे। अच्छा, ये खेत कागज वगैरह है सब? हाँ, सब है। अच्छा, तो ये कब का हुआ? जोर दरिन को ट्रैक्टर तेरे सरकार एसडीएम। अच्छा, और हम बटाई ले रहा। अच्छा, कोई नोटिस वगैरह मिली रहा है? कुछ हमका ना मिला, नोटिस मिली ना हमसे कोई कहा आवा है। हाँ। कुछ कोई कहा नहीं आवा। लड़का हमारे यहाँ आए तो उनका आवे नहीं दी। अच्छा, हम बटाई बोए हैं और वो हमारा जो तो आवाए नहीं दी। नहीं तो यू बताओ, तो जैसे जब जोत रह रहा है आए रहे हैं तो कोई बातचीत हुई रहा तब? कुछ नहीं बातचीत। अच्छा, कोई बात नहीं करेगी। हाँ, मौके पर विधायक जी आए हैं? आज आए हैं। क्या कहा था? वो कहा थे कि मुआवजा दिलावा जाई और इनका नुकसान जो किसान का हुआ है तो सब तुमका बिल्ला उलना। तुम्हारे घर में शादी है। शादी कब रहा है? शादी कल रहा है तिलक। अच्छा, और 24 तारीख के यहाँ बेटे का ब्याह है। क्या कोई तहसील अधिकारी अभी तक मौके पे आया? यहाँ कोई नहीं आवा है। अच्छा, आप लोगों को यहाँ आए हुए और विधायक जी को आए हुए कितना समय लगभग हो गया? यहाँ लमसम होगा 2-2.5 घंटा। अभी तहसील का कोई नहीं आया? कोई नहीं आवा, कोई दिखाई नहीं पड़ा, ना पहले आवा ना अब आवा। कार्रवाई नहीं होगी तो धरने पे बैठेंगे? हाँ, धरना बैठे हम। अभी कुछ लोग धरने पे बैठे हैं? हाँ, बैठे हैं। बैठे हैं? हाँ, बैठे जरूर। हमारा नुकसान हुआ है, हम बैठे बना, हम खाद फिर का वो है रोजी रोटी हमारा है। वो तय खेत रहा है, बटाई बोए रहा हम तो हम कर्म करेगा बिटिया का खेत पोती पोता। ठीक। माता जी, क्या नाम है आपका? रेखा देवी। तो आपके कितने बीघा खेत है आपका? 25 बीघा जुत गवा है। जुत गवा है। हाँ, तो हमारे आदमी नहीं है। कागज वगैरह है कुछ? कागज है नहीं का। अच्छा, और लड़का बच्चा 4 है, को कमाई को कहीं का। तो ये जो तुम्हारा खेत जो है फसलें कौन नष्ट करी से? एसडीएम साहब। एसडीएम साहब? हाँ। कोई नोटिस दी थी पहले आपको? कुछ नहीं, नोटिस देना है। नोटिस नहीं मिली थी? हाँ, कुछ नोटिस नहीं देना है। जैसे जब आए थे तो आप कोई बातचीत आपने की अधिकारी से? नहीं, हम खेत में हम बाहर नहीं निकले थे तो हम बेहोश हो गए। जब हमारे जुते लगा तब हमारे भैया छर घर से आए तो पानी नहीं नल पर लेने जाते हैं। तब बहुत देर पड़े रहे, तब जाए बाद में भैया गवा पानी लावा, तब ले डंडा रख दावे लेडीज पुलिस रहा है खुद मौके पर। एसडीएम साहब यह तेर खड़ी रहा जब दूध दस रहा है। तो ये बताओ, का बोए रहा खेत पर? मटरा बाबा है, सरसों है, लाई और गेहूँ सब 15 दिन के बाद कटे वाला हो जाता। तो सब बर्बाद हो गया? सब बर्बाद हो गया। अच्छा, आदमी है आपका? नहीं, आदमी नहीं है। कई लोग घर पे रहते हैं? हम 25 जने सबके परिवार में है। अच्छा, अकेले आप रहती हो? हाँ, बच्चे? बच्चे 4 हैं। अच्छा, लड़की है, 2 लड़का है। अच्छा, विधायक जी मौके पर आए हैं? हाँ, आए हैं। कहाँ कहीं ने? नुकसान दिलवाया जाएगा? अब पेड़ हैं, देख लो चले आम के 10 साल से सही तरह जितना लड़का से आवाज आते हैं सब काट के बराबर के दिन पे। ठीक। कहाँ है बाबू? देखिए, जिस तरह से किसान की खड़ी फसल गेहूं तैयार था, केवल 15 दिन के बाद गेहूं और सरसों कटने का था, और वो किसान जिस किसान ने जमीन को उस पे ले रखा है, लीज पे ले रखा है उसने, और वो किसान कोई उसकी खेत भी उसका पास नहीं है। इसकी बेटी की शादी थी, कल उसका तिलक था बेटी का, और उसका 24 तारीख उसकी शादी है। आप समझ लीजिए उसकी पूरी फसल को नष्ट किया गया है, ट्रैक्टर जुतवा के बर्बाद कर दिया गया पूरी तरह से। और अभी तक उनको कोई नोटिस नहीं दी गई, उस किसान को कोई नोटिस नहीं दी गई, कोई जानकारी नहीं दी गई। जब यहाँ ट्रैक्टर चल रहा था, जो महिलाएं लोग यहाँ पे आए देखने आना चाह रहे थे, तो पुलिस के द्वारा उनको 1 किलोमीटर दूर से भगा दिया गया। आप समझिए जिस तरह से सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री किसानों के लिए सोचते हैं, किसान आगे कैसे बढ़े, किसान की खुशहाली के लिए सोचने काम करते हैं, और ये अधिकारी जो गलत मानसिकता के लोग हैं, जो लोग किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हम लोग किसान साथ हैं। लगभग कम से कम लगभग 80
कुंटल से लेकर 100 कुंटल तक का गेहूं जो है नष्ट करने काम किया गया है। तो हम किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो, हम लोग इसके किसानों के साथ में हैं। इस यहाँ पर 20 बीघे के आसपास लगभग खेत है, जिसको वो तो पैमाइश होने के बाद पता चला है कितना है। 20 बीघे के आसपास लोग बता रहे हैं, 20 बीघे आसपास खेत पे जुताई की गई, पूरा जोत डाली की फसल है। विधायक जी, तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई पर तथा जो अधिकारी हैं उनसे क्या कार्रवाई आगे होगी? देखिए, मैं निश्चित है जिस तरह से हमारे किसान भाई को शोषण किया गया, किसान भाई को या परेशान किया गया है, हम इसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री पहुंचाने का काम करेंगे। और जिस तरह से सरकार की छवि खराब करने का जो अधिकारी काम कर रहे हैं, इसकी शिकायत निश्चित हम माननीय मुख्यमंत्री देने का काम करेंगे। नहीं, अगर जिसने गलत किया उसको निश्चित कार्रवाई होगी, वरना इनका मुआवजा दिलाया जाए। और किस व्यक्ति ने नापा था, आखिर में कौन लेख पास था जिसने नापने काम किया था? आपका किस अधिकारी को आप लेकर के आए जिसने नापा था? जो दूसरे खेत आपने जोतने का काम किया, उसके पेपर है, उसके जो खेत जिसका है उसकी रजिस्ट्री, उसके पेपर है, और उसको गलत नाम आपने जोतने काम किया। जमीन कही जा रही है, जो कहीं की जमीन कह रहे हैं उसको नपाने काम करते हैं आप। 2 जिलों की जमीन को आप तभी नाप सकते हैं जब कमिश्नर का आदेश होगा और दोनों जिलों की टीमें संयुक्त रूप से होंगी, तभी आप उसकी नपाई कर सकते हैं। आप तो अकेले आके जोत दिया करके आपने कौन सी पैमाइश आपने की? आपने कौन सी नोटिस जारी आपने की? कौन से किसान को आपने बताने काम किया आपने? ये तो तानाशाही पूरी तरह से है। तो इसके लिए इसके खिलाफ हम लोग हैं, हम किसान के साथ में हैं। डीएम साहब से बात हुई? डीएम साहब से मैंने अभी किया, डीएम साहब फोन इसमें स्विच ऑफ है अभी। मैंने अभी एसडीएम से बात हुई है तो उन्होंने बोला है, आने को बोला है। अभी क्या है, एडीएम साहब के फोन नहीं लगा अभी। कोई आया नहीं यहाँ पे, मैं मौके पे यहाँ पे हूँ। नहीं, क्या करना हम लोग यहाँ बैठ जाना, क्या करना हम लोग को? हम यहाँ हिलेंगे नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, मैं यहाँ जाऊँ बिल्कुल नहीं, मैं यहीं रुक जाऊँगा यहीं पे। आप तय कर लीजिए आप लोग सब लोग। क्यों नहीं, कोई क्यों नहीं आया यहाँ पे? नहीं, कागज लेके क्या आएंगे? आपने यहाँ जुताई की, यहाँ लोग खड़े हैं, यहाँ 200 आदमी इकट्ठा, यहाँ पे महिलाएं रो रही हैं, यहाँ पे क्या बेहोश हो रही है। एक महिला बेहोश भी हो गई। हाँ, तो कागज आप चेक कराइए, उनकी आप। अरे कोई नोटिस दिया आपने फसल जुतवाई गई, किस आधा जुतवाई गई बताइए? 2 जिलों की सीमाओं को आप कैसे नपवाएंगे? आप कैसे नपी? जी हाँ, वो आपका काम है। जिसका जोता मैं जिनके खेत में खड़ा हूँ, मुन्ना के खेत में खड़ा हूँ मैं, मुन्ना के खेत में खड़ा हूँ। मुन्ना की पेपर है, मुन्ना का खेत जोता गया है, मुन्ना का जो नंबर उनका है, उनका दरिया बरल उधर है। हाँ, खबर और रही है जहां उत्तर प्रदेश के उद्योग व्यापार मंडल ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ऑनलाइन व्यापार के विरोध में सपा सांसद जितेंद्र दोहरे को ज्ञापन सौंपा है। ऑनलाइन मार्केट में माध्यम में बाजारों को भारी नुकसान हो रहा है। इस मौके पर व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने व्यापार एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं सपा सांसद जितेंद्र दोहरे ने भाजपा पर साधा निशाना। इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी ब्राह्मण हो या कोई भी सांसद हो। जितेंद्र ने बड़ा बयान दिया। सपा सांसद ने कहा कि सरकार यहाँ एक छोटे व्यापारियों को खत्म कर पूंजीपतियों को आगे लाना चाहती है। छोटे व्यापारियों की बात सदन में उठाने की संसद में है। वह पदाधिकारी की माध्यम वर्ग के खत्म करना चाहती है सरकार। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष से कहा कि व्यापारी बिल्कुल टूट चुका है। कोरोना काल से लेकर अब तक ऑनलाइन व्यापारी शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे कस्बों में भी हो चुके हैं, जैसे कि अमेजन और पदाधिकारी मीशो की बात करें तो फ्लिपकार्ट आदि को लेकर सरकार को विशेष कदम उठाना चाहिए। अगर सरकार कदम नहीं उठाती है तो हमारी इसी तरीके से धरना प्रदर्शन ज्ञापन कार्य रहेगा। व्यापारी बुरी तरीके से कोरोना काल से लगा के अभी तक तो टूट चुका है, क्योंकि ऑनलाइन विदेशी कंपनियों ने पूरे भारतवर्ष के शहरों में ही नहीं कस्बों में भी अपना जाल फैला रखा है। मध्यम वर्गीय व्यापारी, छोटा व्यापारी बुरी तरीके से टूट चुका है। इस संबंध में हमारे व्यापार मंडल ने काफ़ी बार मांग उठाई है, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। उसी क्रम में आज पहली बार ये अभी ज्ञापन का प्रथम चरण चालू हुआ है। इसके बाद भी अगर हमारी लोगों की बातें मानी नहीं जाती हैं
तो हम लोग क्रांति नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन के लिए बात होंगे। देखने में ये आता है कि अभी 3 वर्ष पहले कोरोना काल हुआ था, जिसमें पूरे देश के व्यापारियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया था, आम जनमानस का सहयोग किया था। उस टाइम ये अमेजॉन, लैपटॉप कंपनियां ये कहाँ थी? कोई कार्यक्रम होता है तो व्यापारी पहले सहयोग करता है, तब ये कंपनियां कहाँ जाती हैं? तो हमारी लोगों की आज सांसद जी को, माननीय जितेंद्र हवे जी को, प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया है और ये पूरे देश में आज 21 और 22 को दिया गया है। आगे क्या करना है? आगे पहला चरण है ये ज्ञापन का। इसके बाद धरना प्रदर्शन और जो क्रांति नेतृत्व का आह्वान होगा उस हिसाब से हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ाएंगे। मैं आया हूँ और यहाँ के औरैया जिला के सभी व्यापारियों ने मिलकर के जो मुझे ऑनलाइन ज्ञापन सौंपा है, और आप लोगों का पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ इसलिए कि आप लोगों ने मेरी ज़रूरत समझी, मुझे बुलाया। मैं आपकी बहुत मदद करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ की मौजूदा सरकार छोटे व्यापारियों को ख़त्म करना चाहती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों व्यापारियों को ला करके यहाँ के मध्यम वर्गीय लोगों का रोजगार खत्म करना चाहती है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये सदन में बात उठाऊंगा और पूरे सदन में बात करूंगा कि छोटे व्यापारियों को खत्म न किया जाए और छोटे व्यापारियों का हमेशा सम्मान रखा जाए। जिस तरीके से वो काम कर रहे थे उनको काम करने दें। और बीजेपी के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के किसान भाइयों, युवा भाइयों और व्यापारियों का सबका सम्मान बना रहे। वहीं बात की जाए तो भाजपा सरकार द्वारा या मंगलाचार के ऊपर का मुकदमा किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप लोग देखते हैं, चाहे यहाँ शंकराचार्य हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, यहाँ किसी का सम्मान नहीं है। तो सिर्फ एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जी सब समाज का सम्मान करते हैं और उसी में सबका भला है और सभी लोग मिलकर के 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार। खबर मैनपुरी से, जहां पे एसआईआर को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे। जी हां, वोट कटवाने के लिए अब हुआ खूनी संघर्ष और 11 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। दबंगों ने जमकर चलाए लाठी डंडे। पक्ष में लगभग 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, दूसरे पक्ष में 6 लोग हुए घायल और सभी घायलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही आपको बता दें कि थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पहुंचे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बरनहाल थाना क्षेत्र के ग्राम नगला भाई खास से जुड़ा हुआ पूरा ये मामला बताया जा रहा है। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पे सिद्धार्थनगर में खुशबू की मौत का मामला गरमाया। जी हां, वायरल ऑडियो से केस में नया मोड़ इलाके में मची सनसनी। सिद्धार्थनगर के डिडई थाना क्षेत्र के करमैया बायुकिया गांव में मृतिका खुशबू के संदिग्ध मौत से मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद से पूरे मामले में नया मोड़ ले लिया है। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर खुशबू आरोपी शिखर की बहन शिखा से बातचीत करती हुई सुनाई दे रही है। ऑडियो में खुशबू अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहती है कि उसने जबरन थाने में बयान दिलवाया गया है। इतना ही नहीं, वो आत्महत्या जैसी कदम की बात भी करती हुई सुनाई देती, जिस पर शिखा उसे समझाती हुई सुनाई दी रही है। मृतिका के पिता की तहरीर पर थाना शिवनगर डिडई पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायत के आधार पर आरोपी शिखर को खुशबू की मौत से पहले जेल भेजा जा चुका है। वहीं शिखर के चाचा दूधनाथ शुक्ला ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार के साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्हें उच्च अधिकारियों की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। वहीं साथ में वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद गांव में आसपास के क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सच क्या है, और अब देखना यह होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और खुशबू की मौत का असली सच कब सामने आता है। क्या नाम है आपको? दूधनाथ शुक्ल, ग्राम बानकुइया, शिखर के पापा बोल रहे हैं। आपने एक ऑडियो वायरल किया है, क्या मामला है? उसमें ऐसा है भैया कि खुशबू जो
मर गई है, वह हमारी भतीजी से फ़ोन करके बात की है, जो कि मतलब ऑडियो आप चलाइए, उसमें है। जो उसके परिवार वाले लोग हैं खुशबू के, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने उकसा के जो है उसको खुदकुशी करवाई है। ये सब गलत है भैया, हमको फंसा रहे हैं। और हमको जहाँ तक शक है वो लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, उसी की वजह से वह डर बस खुदकुशी की है। प्रेम प्रसंग का भी मामला सामने आया है आपके भतीजे के साथ? हाँ था, वो बातचीत करता था, लड़का और लड़की बातचीत करते थे। भतीजा मेरा जेल चला गया, उसके 4 दिन के बाद में ये मरी है, खुदकुशी की है। क्या चाहते हैं? अब हम प्रशासन से यही चाहते हैं, हम लोग निर्दोष हैं, हम लोगों को जो फंसाया गया है धारा 306 लगा करके उन लोगों को जो है न्याय मिले। आपके भतीजे को तो जेल भेज चुकी है ना पुलिस? हाँ, वो तो जेल जा चुका है। हाँ। तो अब क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? अब हम लोगों को फंसा दिए हैं, 5-6 रिश्तेदार भी हैं, 3 और 5-6 लोग हम घर के हैं। ये दरोगा जी से जो है दबाव डाल करके, एसपी साहब से दबाव डाल करके ये हम लोग को फंसा दिए हैं। तो जो कॉल रिकॉर्डिंग आपने वायरल की है उसमें कॉल रिकॉर्डिंग में क्या मामला है, कैसे क्या बात हुई है? उसमें जो है मेरे भतीजी से वह लड़की बात की है कि हमारे घर वाले मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कि चलो शिखर के जो है खिलाफ बयान दो, हम बयान देना नहीं चाहते हैं। और क्या बात हुई उसमें? उसमें वह कह रही है कि जो है शिखर निर्दोष है। क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं हम लोगों को न्याय मिले। मैं सिद्धार्थनगर प्रशासन से जो है चाह रहा हूं कि मतलब हम लोग निर्दोष हैं, हम लोगों को न्याय मिले, जो दोषी हो उसको जो है सजा मिले। उसकी मौत कैसे हुई? अब हमको तो शक है कि ये जो है ये लोग मारे हैं, जबकि जिस तरह से खुदकुशी दिखाया गया है वो जो है नहीं। तो मृतका है, उसके जो है पिता का कहना है कि आपने जो है, आप लोगों ने जो है उसको उकसा के जो है मारा है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि मतलब वह लड़की जो है सुसाइड की है, और उसके पुलिस वाले आए हैं, दरवाज़ा तोड़ करके निकाले हैं, उसके अपने घर वह मरी है, तो हम लोग कैसे जो है दोषी हुए? ये सब सरासर गलत है। खबर रुड़की से, जहां पे राष्ट्र गौरव और सनातन स्वाभिमान के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की 396 जयंती पर रुड़की में भव्य आयोजन हुआ, जहां इतिहास, राष्ट्रभक्ति और प्रेरणा तीनों का संगम देखने को मिला। नगर निगम सभागार में भारत सभा अवगति रक्षा मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अपने संबोधन में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि शिवाजी महाराज के समिति संसाधनों के बावजूद जिस प्रकार स्वराज की स्थापना की गई है वह भारतीय इतिहास के स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। मुगलों के विरुद्ध में गोरिल्ला युद्ध अपनाकर उन्होंने विशाल सेनाओं का झुकने पर मजबूर किया। आज हमें उन्हीं के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र की मजबूती के लिए संगठित होना होगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि स्वामी लोकेश जी के महाराज ने कहा कि शिवाजी महाराज का जीवन राष्ट्रभूमि के समर्पित रहा और वह ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और मुगलिया सुल्तान को कड़ी चुनौती दी। कार्यक्रम का संचालन भारत रक्षा मंत्री के प्रदेश अध्यक्ष रश्मि चौधरी, महामंत्री अजीत सिंह के ने किया। उन्होंने बता दी कि संयुक्त रूप से कहा कि आज हमें उनकी आदर्शों से प्रेरणा को लेकर राष्ट्र की मजबूती के लिए एकजुट होना होगा। हमारे देश के सामने आज अनेक चुनौतियां मौजूद है, जिसका मुकाबला केवल हमें संगठित होकर ही करना होगा। नगर निगम में जो पूरी टीम के साथ में छत्रपति शिवाजी का जन्मोत्सव जयंती मनाई, तो मैं सभी को उन्हीं की जयंती पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र रावत जी भी आए, माननीय विधायक जी आए और हमारे रश्मि जी ने हमारे आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। तो आज का हमने कार्यक्रम शिवाजी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम था, शिवाजी जयंती पे। मेन उद्देश्य देखो कार्यक्रम का ये था, हमने शिवाजी का केस स्टडी करा। शिवाजी का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पूरी दुनिया शिवाजी को शिवाजी द मैनेजमेंट गुरु के नाम से जानती है। उसी उपलक्ष्य में चाहे वो सेना का मैनेजमेंट हो, चाहे वो आर्थिक मैनेजमेंट हो, चाहे वो किलों का मैनेजमेंट हो, ये मैनेजमेंट आज दुनिया एक उदाहरण लेती है। आदरणीय सांसद जी ने उदाहरण दिया था
कहीं ना कहीं वियतनाम और अमेरिका का युद्ध लड़ा। वियतनाम के पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, कुछ नहीं था, और अमेरिका को घुटने टेकने पड़े। ये अमेरिका का सबसे बड़ा हार रही है, जो अपने आप को सुपर पावर मानता था। जब युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका ने घुटने टेक दिए। वियतनाम के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू हुआ, उनसे पूछा गया कि आप इतना लंबा कैसे रजिस्ट कर पाए, इतने कम लोग थे, इतने कम पैसे थे। प्रधानमंत्री ने कहा हमने शिवाजी का जो गुरिल्ला युद्ध था, मिनिमम से मैक्सिमम कैसे हम ले सकते हैं, ये शिवाजी की लर्निंग थी। तो ये मैनेजमेंट था कहीं ना कहीं शिवाजी का, मिनिमम से कम सेना से ज्यादा को हम कैसे हरा सकते हैं, इसी कार्यक्रम को हमने रखा गया था। हमारे उनका जुडिशरी सिस्टम जैसा था, हमारे उसमें बहुत सारे एडवोकेट आए थे, उन्होंने पूरा जुडिशरी सिस्टम रखा। कोई नाराज नहीं था, मुसलमान भी थे उनकी सेना के अंदर। जुडिशरी सिस्टम उन्होंने हिंद स्वराज्य रखा, लेकिन विरोध की कोई आवाज नहीं। ये शिवाजी का मैनेजमेंट था, उनका चरित्र था। मुख्य अतिथि हमारे कार्यक्रम में आदरणीय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे। उन्होंने भी शिवाजी के बारे में बहुत सारे अच्छे तथ्य रखे। और उसके बाद हमारी आदरणीय मेयर साहब भी हमारे विशिष्ट अतिथि में रही। नगर विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी भी रहे, और हमारे परम पूजनीय महाराज जी ऋषिकेश वाले, वो भी हमारे उसमें रहे। वो समय कम था, वो उसमें चले गए। शामवीर सैनी जी भी हमारे वरिष्ठ अतिथि में रहे कहीं ना कहीं, और कर्नल, इसमें कर्नल से आर्मी कर्नल रोशान भी हमारे वरिष्ठ अतिथि में रहे। अनुज जी भी रहे, जो हमारे संघ से हैं, सह कार्यवाह हैं, वो भी हमारे वरिष्ठ अतिथि। स्कूल के छात्राओं ने कहीं ना कहीं ये देखिए, बहुत बड़ा मैसेज होता है कि क्या हम बच्चों को संदेश देना चाहते हैं, ये शिवाजी की लर्निंग से दिखाई देता है। बीच में एक उदाहरण आया कि महिलाओं के प्रति क्या हम लोगों का वो रहता है, ये शिवाजी के जीवन से उदाहरण मिलता है। क्या उनका मैनेजमेंट था, क्या उनकी लाइफ थी जनरली एटलीस्ट महिलाओं के प्रति। ऐसे कड़े नियम हमें आज बनाने चाहिए। शिवाजी के टाइम में कभी भी महिलाओं पर अत्याचार नहीं हुआ, क्योंकि शिवाजी के नियम जो है बड़े स्ट्रांग थे। आज हम आपके माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार से ये कहेंगे, चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो, चाहे कानून को और मजबूत बनाया जाए। जैसे कि हमने उदाहरण दिया, किडनैपिंग का भारत में सजा 10 साल, अमेरिका में सजा 50 साल। तो क्राइम कहीं ना कहीं भारत में ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू अमेरिका में, क्योंकि 50 साल अंदर रह जाएगा। तो इसलिए खबर ऋषिकेश से है, जहां पे आवारा सांडों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब लोगों की अपनी जान का खतरा भी सताने लगा है। आज आवारा सांडों ने अब कदे की पुराने टेरी बस स्टैंड पर आपसी लड़ाई का ऐसा कोहराम मचाया जिससे लोगों की जान बचाने पर ही जहां पर सांडों ने आपस में लड़ते लड़ते कई वाहनों को चपेट में लेकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि फुटपाथ पर लगी एक खाने के ठेले को भी टक्कर मारकर पलट दिया। सुबह सुबह रोजी रोटी के लिए निकले युवक के न केवल भोजन के बर्बाद हुआ, बल्कि ठेले भी टूट गए। लोगों ने किसी तरह सांडों की लड़ाई को रोकने के लिए प्रयास किया, लेकिन लाठी डंडों और उन पर अपराधे की डाला गया पानी नाकामी साबित हुआ। वही अब कह दे काफी देर तक सांडों की लड़ाई चलती रही और लोगों के बीच आतंक बना रहा। काफी देर बाद जब सांड दूसरे क्षेत्र की ओर भागे, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। ऐसा नजारा केवल इसी क्षेत्र का नहीं, बल्कि हर शहर में तमाम इलाकों में देखा जा रहा है। 3 दिन पहले भी शिवाजी नगर के चलती अब कहते सड़क पर एक महिला को सांड ने टक्कर मारकर हवा में उछाल दिया। इन दोनों घटनाओं के बाद लोगों का गुस्सा अब नगर निगम और पशु कल्याण बोर्ड पर खिलाफ 7वें आसमान पर है। लोगों का साफ का कहना है कि या तो सड़क पर सांडों का हटाओ, नहीं तो आंदोलन झेलने को तैयार हो जाओ। खबर रुड़की से, जहां पे मंगलौर क्षेत्र में नहर पटरी मार्ग पर हुए ब्लाइंड मर्डर केस का हरिद्वार पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने सिविल लाइन कोतवाली में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले में पर्दा उठाया और हत्या के आरोप को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कब्जे में हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर लूटी गई अब कहते 20,000 की नकदी और खून से सनी जैकेट बरामद हुई है। आपको बता दें कि 17 फरवरी को मंगलौर नहर पटरी पर मार्ग पुराने पीर के पास बाग में एक अज्ञात शव मिलने के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी शव के सिर पर गहरे चोट के निशान पाए गए। शिनाख्त के बाद मृतक की पहचान मंगलौर निवासी प्रदीप के रूप में हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और संदिग्धों के गहन पूछताछ के आधार पर जांच तेज कर दी। जांच के सामने आया कि आरोपी विनायक त्यागी निवासी सराय ज्वालापुर के ने शराब पीने के दौरान मृतक के पास नकदी होने की जानकारी मिलने के बाद लालच में वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पहले गला दबाकर गिराया, फिर पत्थर से सिर पर वार कर हत्या कर दी और 20,000 रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या के पत्थर, खून से सनी जैकेट और लूटी गई रकम बरामद कर ली है। पुलिस टीम को सम्मान एसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि यह ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करने वाली टीम को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
17 तारीख को एक 1-1:30 के आसपास ये पुलिस को सूचना मिली थी कि मंगलौर नहर पटरी है, उससे लगभग 50 मीटर अंदर शव के बारे में, जिनकी शिनाख्त बाद में प्रदीप कुमार ग्राम घोसीपुरा थाना मंगलौर के रूप में हुई। और इस संबंध में 103 बीएनएस का मुकदमा मंगलौर कोतवाली में दर्ज हुआ और सीआईयू और मंगलौर कोतवाली की टीमें बनाकर क्षेत्राधिकारी मंगलौर और एसपी रूरल के नेतृत्व में इसमें लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी, क्योंकि एक तरीके से ब्लाइंड हमारा ये केस था। बाद में हमें सीसीटीवी कैमरे से इसमें लीड मिली और ये उसमें दिखा कि जो मृतक हैं उनकी मोटरसाइकिल पर उनके साथ एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया। फिर और कैमरों से फुटेज लेके इस व्यक्ति की तलाश की गई, तो कल फिर इनसे मिलते जुलते हुलिये का एक व्यक्ति जो है हिरासत में लिया गया देवबंद राय से। फिर पूछताछ में ये पता चला कि ये दोनों व्यक्ति जो हत्यारोपी हैं, इन मृतक को ये जो रुड़की बस स्टैंड है यहाँ पे मिले थे शराब के ठेके पे। दोनों लोग, शराब का ठेका बंद था। फिर रामपुर चुंगी गए लोग साथ में, वहाँ से शराब ली, फिर साथ में शराब पी बैठ के। और जो मृतक हैं इनके पास कुछ पैसे थे और उसके लालच में जो हत्यारोपी है इसने उनका गला भी दबाया और पत्थर से उनके सिर पे वार किया, जिसपे उनके सिर पे गहरी चोट आई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें वो हत्यारोपी गिरफ्तार हो चुका है, केस रजिस्टर हो गया, इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जो एक्यूज्ड है उसको न्यायिक परीक्षा में आज भेजा जा रहा है। खबर ऋषिकेश से, जहां पे आपको बता ब्लड बैंक के बीते रोज उस वक्त हड़कंप मच गया जब रक्तदान करने पहुंचे एक युवक पर खून की सौदेबाजी का शक हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने आनंद फानन में 2 युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया। हालांकि लंबी पूछताछ के बाद खून की सौदेबाजी के शक की पुष्टि नहीं हुई, फिर भी पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई। जानकारी के मुताबिक 21 फरवरी के पशुलोक विस्थापित क्षेत्र में एक युवक रक्तदान करने के लिए एम्स के ब्लड बैंक पहुंचा। प्रक्रिया के दौरान जब डॉक्टर और स्टाफ ने उनसे सामान्य पूछताछ की तो युवक की बातों से उन्हें संदेह हुआ। मामला संदिग्ध लगने पर तत्काल सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया गया और सुरक्षा कर्मियों की प्रारंभिक पूछताछ की जब नकदी लेन देन की जिक्र आया तो ब्लड बैंक के स्टाफ के होश उड़ गए और एम्स प्रशासन ने बिना देरी किए दोनों युवकों को एम्स चौकी पुलिस में हवाले कर दिया है। बता दें कि एम्स के पीआरओ ने बताया कि मामला संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने सूचित किया गया। एम्स चौकी प्रभारी देवेंद्र पवार ने मामले की गहनता से जांच की। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में सामने आया कि पकड़े गए 2 लोगों में से एक युवक की विस्थापित क्षेत्र ऋषिकेश के रहने वाला है, जबकि दूसरा व्यक्ति अस्पताल में भर्ती बरेली निवासी एक मरीज का आपको याद है कि तीमारदार है। और चौकी प्रभारी ने बताया कि दोनों युवकों में से अलग अलग आमने सामने बैठकर पूछताछ की गई। गहन जांच के बावजूद अब तक खून के बदले पैसे लेने देने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। पुष्टि न होने के कारण फिलहाल युवक और तीमारदार को छोड़ दिया गया है। भले ही इस मामले में सौदाबाजी की पुष्टि न हो, लेकिन इस घटना में एम्स ब्लड बैंक के स्टाफ की सतर्कता को जरूरी दर्शाया गया है। पुलिस प्रशासन अब भी इस बात की निगरानी कर रहा है कि कहीं अस्पताल परिसर के बाहर खून की सौदेबाजी करने वाला कोई गिरोह सक्रिय तो नहीं हुआ है। खबर नैनीताल से, जहां पे कोटे द्वार से नैनीताल घूमने के 20 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। युवक अपनी महिला मित्र के साथ कैची धाम दर्शन करने आए हुए थे। दोनों ने आपको तलीताल क्षेत्र के एक होटल में ठहरे हुए थे। सुमित की अचानक तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसने तत्काल बीडी पांडे जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि रात्रि 3:40 पर युवक ने विशुद्ध अवस्था में लाया गया था और जाँच के दौरान युवक की मौत हो चुकी थी। युवक पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला बताया गया, जिसे पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेरा नाम डॉक्टर सुनील है। डॉक्टर साहब, एक मामला आया है, क्या मामला है, किस तरह की इसमें जानकारी? अच्छा, इसमें हमारे पास एक सुबह एक ब्रॉड डेड केस आया था, जिसमें पेशेंट जीवित नहीं था और पेशेंट जो कि आया था इसके समय सारणी थी 3:40 पर केस आया था। 3:45 पर मैंने उसको डेड डिक्लेयर किया था और ये बताया जा रहा है कि ये दोनों आपस में मित्र हैं और कहीं यहाँ होटल में रुके हुए थे। उसके बाद जब मेरे केस आया तो फिर मैं ब्रॉड डेड मोर्चरी में थोड़ा के इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या जानकारी है, क्या नाम था, कहाँ से? जो पेशेंट जो उनका नाम था सुमित नाम था उसका, 20 साल की उम्र थी। कहाँ से? ये पौड़ी गढ़वाल से। क्या कारण हो सकता है? अबे पहले तो मैं कुछ बता नहीं सकता, आप इसके पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा क्या है।
खबर लाल कुआं से, जहां पे दिल्ली में आयोजित इंडिया एवाई इम्पैक्ट समिट के कांग्रेस के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा कांग्रेस पार्टी पर आक्रामक हो गई है, जिसको लेकर भारतीय की जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के लाल कुआं मुख्य चौराहे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र किशोरी ने कहा कि दिल्ली के आयोजित एआई समिट में कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद थे, जिसमें आने वाले भविष्य में को भी एआई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर समिट के कांग्रेस के प्रदर्शन के अपने देश की छवि धूमिल करने का कार्य किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्हें माफी नहीं मांगी तो पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन के और दिल्ली कूच करेंगे और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का विरोध किया जाएगा। जब बात देश की आती है और देश के जब इतने बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं ये समिट जैसे, उसमें भी अगर एक कांग्रेस विचारधारा राहुल गांधी जी के जो नेतृत्व में जो उनके युवा, मैं तो उन्हें गुंडे कहूंगा, मैं कार्यकर्ता भी नहीं कहूंगा, कि जिन्होंने देश का नाम खराब करने की कोशिश करी, इतने बड़े मंच में जहाँ सारे देश के देशाध्यक्ष आ रखे थे, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति आ रखे थे, इतने बड़े कार्यक्रम हो रखे थे, अलग अलग देश के सीईओ आ रखे थे, वहां पे जिस प्रकार से हमारे देश का नाम खराब करने की कोशिश करी गई है, ऐसी घटिया विचारधारा के लिए राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके लिए आज हमने लाल कुआं में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है और इसी लाल कुआं में विरोध प्रदर्शन नहीं रहेगा, आज पूरे राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी का विरोध चल रहा है और अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, कांग्रेस पार्टी ने माफी नहीं मांगी, तो अगर हमें आने वाले समय में जरूरत पड़े तो लाल कुआं नहीं, पूरे उत्तराखंड के लोग अगर दिल्ली भी कूच करने की जरूरत पड़े तो हम राहुल गांधी के विरोध में, कांग्रेस पार्टी के विरोध में ये कुछ करेंगे। क्योंकि देखिए हमारा आने वाले समय में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से देश का कितने अच्छे यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं, अभी हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति है, जितने भी देश के देशाध्यक्ष है, सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को सराहा, सभी लोगों ने हमारे देश के कार्य को सराहा, लेकिन जिसका फ्रस्ट्रेशन है, मैंने जो पहले आपसे कहा, ये राहुल गांधी से नहीं सहा जा रहा है, उसे नहीं सहा जा रहा है कि आज देश और विदेश हर जगह ही भाजपा सरकार को सराहा जा रहा है, मोदी सरकार को सराहा जा रहा है। लेकिन आप भी इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, अगर आपकी सोच और समझ इतनी छोटी हो गई है कि आप इतने बड़े मंच में इतना बड़ा तमाशा करोगे, इतने गंदे आप लोग इस प्रकार से अपने गुंडों से जो वहाँ पे कार्य कर रहा है, ये देश का नाम खराब करने की कोशिश आप बार बार करते आए हैं। और ये नई बात नहीं है, जब पहले भी उन्होंने देश के बाहर जाके अपने इंटरव्यू दिए थे, आप लोगों को पता होगा, उन्होंने पहले भी देश का नाम खराब करने की कोशिश करी है। लेकिन जो हमारे देश का युवा है वो बहुत समझदार है, वो होशियार है, वो आपकी जो ऐसी निचली सोच है, तुच्छ सोच है, उसको स्वीकार नहीं करेगा। आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको देश के युवा से माफी मांगनी पड़ेगी, आपको देश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना ये कुछ जारी रहेगा। लाल कुआं में जो कांग्रेस के द्वारा कृत्य किया गया था एआई समिट में, उसके विरोध में, कांग्रेस के विरोध में उनके मुर्दाबाद करते हुए नारे लगे हैं और यहाँ पे पुतला फूका गया है। कांग्रेस पार्टी भाजपा का विरोध करते करते अब देशद्रोह में देश का विरोध करने लगी है। देखिए पार्टी एक दूसरे का विरोध करती है चलेगा, मगर ये अंतर्राष्ट्रीय समिट था, एआई दुनिया का भविष्य है और दुनिया का भविष्य भारत भी है, इसीलिए पूरी दुनिया की आगे भारत को लगी पड़ी है। और मोदी जी ने भविष्य के भारत के लिए जो एआई समिट कराया था उसमें इन्होंने वहां पर आकर के और प्रदर्शन कर करके अपनी मानसिकता दिखाई है। ये एक देश विरोधी मानसिकता है, हम इनकी घर को और भत्सना करते हैं और इसी विरोध में आज यहाँ पे पुतला दहन किया गया था। धन्यवाद। खबर नैनीताल से, जहां पे विराट हिंदू सम्मेलन हुआ, जगह जगह आयोजित एक स्वर में आवाज आ रही थी, बटोगे तो कटोगे, एकता लानी है। और वहीं बता दें कि नैनीताल सरोवर अगर नगरी नैनीताल के समेत तमाम क्षेत्रों में इन दिनों राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष हिंदू विराट सम्मेलन के साथ जगह जगह मनाया जा रहा है। गत दिवस नैनीताल के डीएसएस मैदान में साध्वी प्रचार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बटोगे तो कटोगे एकता बहुत जरूरी है। और इसी क्रम में आज भवाली, भीमताल और ग्रामीण के मंगोली में बड़ी धूमधाम से आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महिलाओं के कुमाऊी परिधान, रंगोली की पिछोड़ा और साज श्रृंगार कर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंगोली में आरएसएस के सदस्यों को सभा को संबोधित करने कहा। राष्ट्रीय सेवक संघ को स्थापना 1925 में हुई, तब से आज तक राष्ट्रीय सेवक संघ निरंतर कार्य करता आ रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, किसान का हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कार्य करते नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में आई आपदा के समय राष्ट्रीय सेवक संघ के कार्य किया गया। वही बता दें कि भीमताल क्षेत्र के विराट हिंदू सम्मेलन युवाओं में द्वारा जय श्री राम के नारों के साथ विशाल
रैली निकाली गई। आरएसएस के वक्ता ने सबसे पहले पद्म श्री सम्मानित यशोधर मठपाल जी का प्रणाम करते हुए कहा कि आरएसएस का एक ऐसा हिंदू का संगठन है जहां एकता के साथ कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि अभी बता दें कि अभी हम विद्यार्थी है, वो भी प्राइमरी स्कूल के विश्वविद्यालय के मठपाल जी ने कहा कि प्रमाण करता हूं और फिर अपनी बात को कहते हुए कहा कि हमें विश्व का एक रखना, इसलिए हमें संगठन की आवश्यकता, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाना है। तो भवाली में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया है। भारतीय अब कहता है कि भीमताल में छोटे छोटे बच्चे द्वारा जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम को किए गए, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा पहाड़ी जोड़े आदि बता दें कि गाकर सबका मन मोह लिया गया। और इसी अवसर पर आरएसएस के तमाम सदस्यों समेत नैनीताल विधायक सरिता आर्य, जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवकी बिष्ट, राज्य मंत्री दिनेश आर्य, भवाली भाजपा नेता प्रकाश आर्य, मंगोली हेमचंद्र और बहुखंडी तमाम लोग मौजूद रहे। तो अभी हम विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी भी प्राइमरी के हैं और आप अपने आप में मैंने कहा यूनिवर्सिटी हैं। तो ऐसे पूज्य मठपाल जी हमारे बीच में है। हमें संगठन की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें पूरी दुनिया को शांत रखना है, पूरी दुनिया को एक रखना है, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने कहा है कृणवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाना है। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदू भवन्तु सुखिना, हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिना। हमारी जिम्मेदारी दुनिया के ऊपर राज करने के लिए नहीं है, हमारी जिम्मेदारी इस मानवता को बचाने के लिए है, इस मनुष्यता को बचाने के लिए। आज जब सारी दुनिया परमाणु खबर जसपुर नगर से है, जहां पे आपको बता दें कि विष्णुदेव साय का जन्म दिवस बगिया में भव्य स्वागत किया गया। जसपुर नगर में 21 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने 62वें जन्मदिवस पर अवसर पर गृहग्राम बगिया पहुंचे, जहां पर हेलीपैड से जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीण ने आत्मीय स्वागत कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और विधायक गोमती साय, कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री के स्वागत में कहते कि टाडी डांड से आए कर्मा नृत्य और दलों की प्रारंभिक वेशभूषा में मनमोहक कर्मा नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने तिलक लगाकर प्रारंभिक रीति रिवाजों से उनका सम्मान किया। पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कासाबेल और विकासखंड के ग्राम देवकोंडा स्थित जगन्नाथ मंदिर और दोकड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। खबर राजस्थान से, जहां पे अभिषेक सेन आर्य समाज के नाम पर फर्जी शादियां कराने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई। स्वामी आर्यवेश 21 फरवरी जोधपुर आर्य समाज के नाम पर अवैध और फर्जी शादियां कराने वाले तत्वों के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यह चेतावनी आपको सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के प्रधान स्वामी आर्यवेश ने शनिवार को आयोजित प्रांतीय बैठक में दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुछ असामाजिक तत्व अवैध रूप से आर्य समाज का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और गैर कानूनी विवाह संपन्न करा रहे हैं, और जो अत्यंत निंदनीय और कानून के विरुद्ध है। ऐसे लोगों को किसी भी
सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। स्वामी आर्यवैश्य ने बताया कि इस पूरे मामले में जांच के लिए प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान को निर्देश जारी किए जाएंगे। सभी संदिग्ध प्रकरणों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करना निश्चित है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट किया कि जोधपुर में मनमोहन ढंग से किसी भी अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। इसके लिए विधि समस्त प्रक्रिया और अधिनियम लागू वसुदेव कुटुंबकम की भावना को करना मजबूत होगा। स्वामी आर्यवैश्य ने कहा कि यदि भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना है तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को समाज में सशक्त करना होगा। उन्हें कहा कि सामाजिक सौहार्द, समरसता और नैतिक मूल्यों को देश में उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। उन्होंने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर से लौटो का आह्वान इसलिए किया था क्योंकि वेदों का आदर्शों को आधारित जीवन नहीं भारत के विश्व नेतृत्व प्रदान करना हो सकता है। आर्य समाज द्वारा संचालित सप्त क्रांति संकल्प अभियान के माध्यम से जातिवाद, सांप्रदायिकता, धार्मिक अंधविश्वास, नारी उत्पीड़न, नाशाखोरी, भ्रष्टाचार और शोषण जैसी कृतियों से मुक्ति का सतत प्रयास किया जा रहा है। स्वामी आर्यवैश्य ने कहा कि देश को मानसिक और शैक्षिक आर्थिक गुलामी से मुक्ति कराने के लिए प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति और आयुर्वेदी और स्वदेशी को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को उल्लेख करते हुए अनिवार्य, समान और निःशुल्क शिक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया। तो आप कहते हैं कि 100वें बलिदान दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन और सर्वदेशिक आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी आदित्य वैश्य ने जानकारी दी है कि गुरुकुल के कांगड़ी के स्थापक एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वामी दयानंद और अपदय की श्रद्धानंद के 100वें बलिदान दिवस पर हरिद्वार अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस महासम्मेलन में देश विदेश से 1 लाख से अधिक युवाओं को कार्यकर्ताओं को भाग लेने की संभावना है। आगामी 1 वर्ष में विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से 1 लाख युवाओं को आर्य समाज से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए चरित्र निर्माण शिविर, वेद संदेश गोष्ठी और युवा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। आर्य समाज के 125वें स्थान वर्ष पर विशेष कार्यक्रम बैठक के पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार को स्वामी आर्यवैश्य के और स्वामी आदित्य वैश्य का शाल उठाकर अभिनंदन किया गया। और आर्य वीर दल राजस्थान अध्यक्ष भंवरलाल आर्य ने बताया कि यह वर्ष आर्य समाज की स्थापना 125वें वर्ष के। उन्होंने कहा कि ये 1.5 शताब्दी के दौरान आर्य समाज स्वतंत्रता आंदोलन, नारी शिक्षा, सामाजिक समरसता और कुरीतियों के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम में आर्य प्रतिनिधि समाज से राजस्थान के उप प्रधान नारायण सिंह और जितेंद्र सिंह साथ ही की शिवगंज, जालोर, जयपुर, उदयपुर और जनप्रतिनिधियों के साथ सन्यासी अभिनंदन भी किया गया। में गुरुकुल कांग्रेस मेरे साथ हमारे बीच में इस अवसर पर विराजमान है हमारे शहर की बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व विधायक आदरणीय मनीषा पवार जी, युवा सन्यासी स्वामी आदित्य वैश्य जी, और हमारी प्रांत की इकाई है आर्य समाज की आर्य प्रतिनिधि सभा, उसके उप प्रधान नारायण सिंह जी, आर्य वीर दल राजस्थान के अधिष्ठाता आदरणीय श्री भंवरलाल आर्य जी, हमारे आर्य वीर दल जोधपुर के अध्यक्ष श्री हरि सिंह जी और अन्य सभी आर्य समाज के पदाधिकारी लोग। साथियों, आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और ये 1 वर्ष उससे ऊपर प्रारंभ हो गया है। 150 वर्ष में आर्य समाज की देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही है। इतिहास के पन्नों पर हम सभी लोग भली भांति देख सकते हैं, जानते हैं। किंतु आर्य समाज के इस नए पड़ाव पर जब ये अपनी अगली यात्रा प्रारंभ कर रहा है तो हम देश के अंदर कुछ विशेष मुद्दों पर आर्य समाज के माध्यम से काम करना शुरू करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश पूरे विश्व का कभी गुरु रहा है, ऐसी मान्यता हमारे देशवासियों की है और इतिहास इस बात का गवाह भी है। किंतु उस गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी प्राचीन वैदिक संस्कृति को फिर से एक बार पूरी दुनिया के सामने बहुत मजबूती के साथ उठाएं। वैदिक संस्कृति का बेस है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, एक ग्लोबल विलेज है। आज तो नई टेक्नोलॉजी ने पूरी विश्व को एक गांव बना दिया है और ये कल्पना बहुत पहले
हमारी वैदिक संस्कृति में हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने पहले ही की। इसी के कारण से पूरी दुनिया में भारत को बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से, बल्कि विश्व गुरु के रूप में लोग स्वीकार करते थे। आज उसकी फिर से जरूरत हो गई है। आज सब लोग ये महसूस करते हैं कि अभी भी 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी हम लोग मानसिक रूप से अभी कई क्षेत्रों में गुलामी की एक प्रकार से प्रवृत्ति से बंधे हुए हैं, और इसलिए उस गुलामी की मानसिकता को हटाना बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 1834 में शिक्षा प्रणाली लॉर्ड मैकॉले ने रखी थी, नींव जिसकी, उसके आने वाले 10 साल के बाद 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और उस शिक्षा प्रणाली से आज तक हम लोग उभरे नहीं हैं। यदि मैं अपनी बात की पुष्टि में देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य को जोड़ूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं ये कहा कि 10 वर्ष का हमारे पास समय बचा है जब हम मानसिक गुलामी से बाहर आ सकते हैं। और वो मानसिक गुलामी वो खुद कहते हैं कि 1834 में लॉर्ड मैकॉले ने रखी थी, उसकी नींव। तो हमारे सामने ये सवाल है कि आखिर इस मानसिक गुलामी को हम कैसे दूर करेंगे। आर्य समाज ने इसके लिए बहुत पहले से प्रारंभ किया था, इस मानसिक गुलामी को दूर करने का प्रयास, और वो प्रयास 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की ऐसी शिक्षा प्रणाली जो आवासीय थी, रेजिडेंशियल टाइप ऑफ एजुकेशन जिसको कहते हैं, जो अनिवार्य थी, समान थी और निःशुल्क थी। महर्षि दयानंद ने 1875 में जब आर्य समाज बनाया, उसी समय सत्यार्थ प्रकाश भी लिखा, जो उनका अमर ग्रंथ है। वहाँ पर वो लिखते हैं कि देश के अंदर शिक्षा प्रणाली अनिवार्य होनी चाहिए, कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। हर बच्चे को मौलिक अधिकार होना चाहिए पढ़ने का, जो कि आज तक नहीं मिल पाया। बहुत सारी नीतियां बनी, बहुत सारे विकास भी हुए, सब कुछ हुए, किंतु मौलिक अधिकार नहीं मिला। इसलिए स्वामी दयानंद उस समय लिखते हैं कि ये इस देश के अंदर अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, समान शिक्षा होनी चाहिए, समान पाठ्यक्रम और समान खान पान, समान रहन सहन, एक प्रकार के हॉस्टल, एक प्रकार की ट्यूशन फीस, सब कुछ। और उसके साथ वो कहते हैं वो फ्री होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए, क्योंकि स्वामी जी से पूछा। खबर राजस्थान से, जहाँ पे अंता की बेटी आरवी खंडेलवाल ने अमेरिका में परचम लहराया। जी आपको बता दें, फहराया परचम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान। वे बता दें कि 12 जुलाई के अंता की बेटी ने अमेरिका के सालोट में परचम पहनाकर, आपको बता दें कि न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। बेटी आरवी खंडेलवाल ने तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में नवाचारों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। अमेरिका में रह रहे अंता निवासियों में से खंडेलवाल ने, जो अमेरिका में वेल्स फार्गो बुक में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थे, जिनकी 12 वर्षीय प्रतिभाशाली बेटी आरवी ने पिछले 3 वर्षों में प्रतिष्ठित वैश्विक मंच के टेक्नीशियन से जुड़ी हुई, और इसी मंच के माध्यम से उन्होंने एक एआई आधारित प्राकृतिक आपदा रेस्क्यू असिस्टेंट विकसित किया है, जो भूकंप, बाढ़, जंगल की आग और महामारी जैसी आपात परिस्थितियों में लोगों को सुरक्षित निकलने के लिए व्यक्तिगत आपातकालीन योजना प्रदान करता है। और इस प्रोजेक्ट के उत्तरी अमेरिका में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और आरवी को आपका टेक्नोवेशन से यात्रा को गूगल द्वारा फीचर किया गया, और उनकी इस उपलब्धि के प्रभावित होकर गूगल की टीम ने अमेरिका के सॉल्टलेक स्थित उनके घर पहुंचकर उनकी प्रेरणादायक कहानी का रिकॉर्ड किया, और ये क्षण पूरे परिवार और समाज के लिए गर्व का विषय बनाए। आरवी की हाल में ही आपका कोडिंग द फ्यूचर और एपिसोड के शामिल किया गया, जो प्रसिद्ध पॉडकास्ट वेयर द इंटरनेट और लाइव्स का हिस्सा है। इसमें उन्होंने अपनी कोडिंग यात्रा के टेक्नोवेशंस के एआई के माध्यम से विकसित किया गया है ऐप्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और आरवी की माता पिता ने कहा कि हमें अपनी बेटी पर बेहद गर्व है। उसने यह साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से कोई भी बच्चा वैश्विक स्तर पर पहचान बना सकता है। आरवी की यह सफलता प्रदेश की बेटियों के लिए प्रेरणा बन सकता है। भविष्य में उनसे और भी बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद की जा सकती है।
खबर कोटा से, जहाँ पे मथुराधीश कॉरिडोर के पहले चरण के शिलान्यास हुआ। जी आपको बता दिए कि 18.24 करोड़ के कार्य शुरू में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। वहीं कोटा शहर के ऐतिहासिक श्री मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास रविवार को ओम बिरला ने किया। यह मंदिर वल्लभ सांप्रदायिक पुष्टि माँ के प्रथम पीठ और देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख है। परियोजनाओं की कुल लागत 66.25 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है और पहले चरण में 18.24 करोड़ रुपए के सिविल कार्य किए जाएंगे। परियोजना के अंतर्गत सड़कों का मंदिर परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण, पार्किंग सुविधा का विकास, श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए होटल निर्माण और शामिल है। खर्च का विवरण बता दें कि 18.24 करोड़ रुपए के प्रथम चरण में सिविल कार्य करीब 30 करोड़ के रुपए, मकान, दुकान, धर्मशाला और मंदिर परिसर की भूमि अधिग्रहण 36.25 करोड़ रुपए के सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। 200 मीटर लंबा एलिवेटेड रोड भी बनाया जाएगा। वर्तमान में मंदिर पर आपको बाटन पोल मुख्य बाजार के बीच में घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है। सक्रिय गलियों और पार्किंग की कमी के कारण दर्शन के समय यातायात बाधित होता है। पहले चरण में मंदिर को चंबल रिवर फ्रंट से जोड़ने के लिए लगभग 200 मीटर लंबा और 20 फीट चौड़ा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा और यह एलिवेटेड रोड आपको भट्टी जी घाट की पुलिया से आगे बढ़ाकर गणेश पोल घाट तक जोड़ा जाएगा। इसमें मंदिर और रिवर फ्रंट के बीच नया कनेक्टिविटी कॉरिडोर विकसित होगा। एलिवेटेड रोड से नीचे भी सड़क चौड़ी की जाएगी। मंदिर के पीछे स्थित नामदेव धर्मशाला में भट्टी जी घाट तक सड़क को 40 फीट तक, परिक्रमा मार्ग को 6 से 12 फीट तक चौड़ा किया जाएगा और इस कार्य के लिए 23 मकानों और लगभग 15,000 वर्ग फीट भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया है। विरासत की अगर बात करें तो आधुनिक विकास में लोकार्पण समारोह के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मथुराधीश मंदिर आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। आने वाले समय में यह देश दुनिया के धार्मिक पर्यटन का प्रमुख स्थल बनेगा। उन्होंने कहा कि परकोटे की ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परिक्रमा मार्ग के विकास के साथ मंदिर परिसर के अंदरूनी हिस्से का भी चरणबद्ध पुनर्विकास किया जाएगा। साथ ही श्रीनाथ चौकी, केशवराय भगवान मंदिर सहित कोटा अन्य आस्था के केंद्रों का विकास भी योजना होगा। धार्मिक पर्यटन का मिलेगा बढ़ावा। सामान्य दिनों में लगभग 1000 श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जबकि रविवार अवकाश के दिनों में यह संख्या 3 से 4000 तक पहुंच जाती है। कॉरिडोर के निर्माण श्रद्धालुओं के सुगमन आवागमन, बेहतर पार्किंग और सुव्यवस्थित दर्शन व्यवस्था मिलेगी, जिससे कोटा में धार्मिक पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ मथुराधीश के पुनर्विकास को कैसे रोका जा सकता है, और इसीलिए हमारे विधायक महोदय काफी लंबे समय से इस बात की चर्चा कर रहे थे कि लोगों की आस्था है, हमें भी मथुराधीश की परिक्रमा को विरासत को रखते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहिए और उसी साथ मंदिर का पुनर्विकास क्योंकि आस्था का केंद्र होता है, इसलिए यहाँ के मन, यहाँ के बाबा, यहाँ के आस्था रखने वाले लोगों से जो मंदिर का अंदर का क्षेत्र है उसका विकास उनसे चर्चा कर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम विरासत भी रखना चाहते हैं, लेकिन आज की आवश्यकताओं के अनुसार विकास भी होना चाहिए। जब संपूर्ण देश के अंदर मंदिर के परिक्रमा मार्ग का पूर्ण विकास हो रहा है, तो निश्चित रूप से कोटा की धरती को नई ऊर्जा चेतना देने वाले इस मथुराधीश मंदिर का पुनर्विकास भी होना चाहिए। और इसी के साथ श्रीनाथ चौकी, इसी के साथ केशवराय भगवान का मंदिर, जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, चाहे गोदावरी धाम हो, चाहे रंगवाड़ी बालाजी हो, चाहे खड़े गणेश जी हो, जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, उन आस्थाओं के केंद्र को पुनः विकास करेंगे, जहाँ विरासत भी होगी और धार्मिक आस्था के अनुसार उनकी विकास की योजना बना है। सब मथुराधीश के मंदिर के प्रति सबकी आस्था है। हम अंदर के मंदिर के पुनः विकास के लिए यहाँ के मन, यहाँ के पुजारी, सब ट्रस्ट के लोगों से चर्चा करेंगे। अंदर का प्रसाद, अंदर की व्यवस्था बनाते समय हमें हमारी विरासत आस्था को हमेशा ध्यान में रखकर करना चाहिए, लेकिन जो बाहर का विकास है उसके लिए जो आप सहयोग कर रहे हैं कुछ त्याग करना पड़ता है। आप जब वृंदावन के अंदर जब बांके बिहारी मंदिर में जाते हो तो छोटी छोटी गलियां थी, कितनी गलियों के अंदर कितने मकान बने हुए थे, कितने लोगों की दुकानें बनी थी, परसों से बनी हुई, लेकिन सबने त्याग किया
आज बांके बिहारी मंदिर पर जाते हैं तो हम जानते हैं कि जब लाखों लोग पहुंच जाते हैं कभी भी दुर्घटना होने की स्थिति बनती है, तो कुछ त्याग करना पड़ेगा, त्याग और समर्पण करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में जब ये बनेगा तो मेरा विश्वास भरोसा है देश और दुनिया के धार्मिक पर्यटन के दर्शन करने आएंगे तो प्रथम पीठ मथुराधीश जी के दर्शन करने ही जाएंगे। इसीलिए आप सबको आज इस महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। आज धार्मिक उत्सव के साथ हमारी शुरुआत हुई है और हम पर्यटन की जितनी भी हमारी विरासत है उन सबको देश खबर कोटा राजस्थान से, जहां पे कुन्हाड़ी में धारदार हथियार से हमला, राजेंद्र पंचाल घायल। नारायणपुर निवासी राजेंद्र पंचाल पर 3 युवकों ने चाकू से किया वार। लड़की को परेशान करने की बात पर समझाने गए थे और वो हुआ हमला। कुन्हाड़ी क्षेत्र इंस्टामार्ट कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया गया। युग पंचाल ने विवाद के बाद साथियों संग हमला। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप और पुलिस जांच में जुटी हुई है। राजस्थान की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।